जितने भी मल्टीबैगर स्टॉक हुए ना उसमें से 90% स्टॉक में ये 5 चीजें कॉमन है। पहला, उसके इंडस्ट्री को भी टेलविंड है। दूसरा, गवर्नमेंट का अच्छा खासा सपोर्ट उसको रहता है। तीसरा, वो तो या मार्केट लीडर है या फिर 2 नंबर पे यहाँ पे काम कर रहा है। चौथा, उसके प्रोडक्ट जो बना रहे उसकी अच्छी खासी एक्सेप्टेंस मार्केट में है। और पांचवा, उसका मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया है। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप ओटी स्वागत करता हूं आपका मल्टीबैगर कम्युनिटी में। आज की वीडियो में ऐसे स्टॉक के बारे में देखेंगे कि ये 500 चीजें इस स्टॉक में मौजूद है और अभी भी ये स्टॉक स्मॉल कैप है और आने वाले कुछ सालों में ये लार्ज कैप बनने का पोटेंशियल रखता है। और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि नेक्स्ट कुछ डिकेड के लिए चलने वाली है, ना कि कुछ सालों के लिए। तो चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस में बात की जाए तो लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू जो था 80 करोड़ था, वो बढ़ के हो चुका है 136 करोड़, यानी अराउंड 69% की जंप यहाँ पे हमें दिख रही है। और क्वार्टरली भी देखेंगे तो वो भी अच्छी खासी जंप है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट जो 7 करोड़ था वो बढ़ के हो चुका है 16 करोड़, यानी यहाँ पे नेट प्रॉफिट अराउंड 100% से भी ज्यादा हुआ है। जो कि ये सस्टेनेबल ग्रोथ है क्या, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और सस्टेनेबल ग्रोथ देखने के लिए हम आए ईयर एंड ईयर बेसिस पे। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू जो है वो बढ़ रहा है 295, 363 और टीटीएम में भी देखेंगे तो 490 तक चला गया है। उसके बाद में ये तो हो गई टॉप लाइन। बॉटम लाइन की बात की जाए तो यहाँ पे तो कंपनी निगेटिव या फिर लॉस में थी, लेकिन पिछले 3 से 4 सालों में 17 करोड़, 22, 40 और टीटीएम में देखेंगे तो 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट करते आ रही है। दैट इज गुड थिंग। और इससे भी ज्यादा कोई अच्छी चीज होगी तो यहाँ पे देखिए कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि 7 थे, अभी 18% तक चले गए और ये आगे भी बढ़ने वाला है। उसके पीछे ये रीजन भी मैं डिस्कस करूंगा, इसके लिए आप अंत तक बने रहिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। उसके बाद में दोस्तों ये रेवेन्यू की फिजिबिलिटी जो है ना, वो यहाँ पे मार्च 2024 में यहाँ पे जो कि 363 बताई गई है, ये ऑलरेडी है। जो आगे कितना हो सकती है इसके लिए मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है। यहाँ पे रेवेन्यू गाइडेंस की बात की जाए तो कंपनी का मानना है कि इस फाइनेंशियल 2025 में 500 करोड़ का मार्क आराम से पास कर सकती है, बिकॉज ऑफ जैसे कि Q1 के रिजल्ट आए और 450 करोड़ हमें यहाँ पे टीटीएम में दिख रहे हैं, इजीली क्रॉस करेगी। अगले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये 700 करोड़ तक पहुंचेगी और उसके अगले साल बाय 2027 तक यानी विजन 27 उन्होंने बताया ये 900 करोड़ तक यहाँ पे पहुंच सकती है। यानी 900 करोड़ अगर पकड़ेंगे तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग उनका जो है 363 करोड़ का यहाँ पे एग्जिस्टिंग रेवेन्यू बाय 2024 है, यानी आने वाले 3 सालों में कंपनी जो है वो अराउंड 2.5 टाइम यहाँ पे बढ़ सकती है। यानी यहाँ पे रेवेन्यू की विजिबिलिटी है हमें यहाँ पे 2.5 टाइम दिख रही है। यानी कंपनी का एग्जिस्टिंग रेवेन्यू जो है वो 363 है और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 40 करोड़ है। तो अगर उसके नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें निकालने तो हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं 4000 डिवाइडेड बाय 363 इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मार्जिन आते हैं 11%। अगर यही रेवेन्यू अगर यहाँ पे 900 करोड़ तक जाता है तो उसके अगर 11% का अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे, नेट प्रॉफिट हमें पता चलेगा कितना हो रहा है, तो अराउंड ये 100 करोड़ तक यहाँ पे जाएगा। यानी 40 करोड़ से अगर ये 100 करोड़ तक जाता है तो उसमें नियर अबाउट 2.5 टाइम्स की हमें यहाँ पे जंप देखने को मिलती है। यानी हमारे शेयर प्राइस जो है वो भी 2.5 टाइम्स यहाँ पे जाने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन दोस्तों मैनेजमेंट ये जो कह रही है उसके पीछे कुछ रीजन है क्या, वो देखनी जरूरी है। उसके लिए उसका बिजनेस मॉडल समझना होगा कि क्या सही में ये जो ग्रोथ हमें बताई गई है मैनेजमेंट द्वारा ये अचीव हो सकती है क्या, इंडस्ट्री में सही में टेलविंड है क्या, ये चीजें हमें जाननी जरूरी है। तो उसके लिए हमें उसके बिजनेस मॉडल पे जाना होगा। चलिए दोस्तों, इसके बिजनेस मॉडल की बात की जाए ना तो ये जो है वेयर एंड टेयर जो टायर रहते हैं वो कलेक्ट करते हैं बहुत सारी जगहों से, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है। और उसके बाद में 2 चीजें यहां से निकलती है। पहली चीज जो है वो क्रम रबर, यानी जो रबर रहता है उससे वो क्रश करके वो बहुत सारी चीजें बनाती है। कौन कौन सी चीजें बनाती है यहाँ पे देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल रबर पार्ट्स, उसके बाद में कन्वेयर बेल्ट्स, उसके बाद में रोड्स के लिए यहाँ पे यूज होता है, वो भी हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंफ्रा से रिलेटेड इसको बहुत बड़ा बूस्ट यहाँ पे कंपनी दे रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे गवर्नमेंट भी दे रही है, पीएलआई स्कीम भी दे रही है। उसके बाद में स्पोर्ट के लिए जो यहाँ पे मैट्स वगैरह लगते हैं वो, जिम टाइल्स वगैरह लगती है वो, उसके बाद रबर पाइप्स और न्यू टायर्स, यानी ये सभी जो है वो रबर के द्वारा जो होता है वो रिसाइकल करने के बाद में उसका यूटिलाइजेशन फिर से होता है, पहली बात। उसके बाद में उससे जो स्टील निकलता है ना उससे यहाँ पे बेड वायर्स, उसके बाद में स्क्रैप कुछ होता है और स्टील जो स्टील का एब्रेसिव करके वो रहता है। उसके साथ में ये रिक्लेम रबर भी करते हैं। ये ऐसा बिजनेस मॉडल है।
बिकॉज ऑफ दोस्तों रिसाइकलिंग जो है वो पूरी इंडस्ट्री की नहीं, पूरी दुनिया की जो है वो नीड बन चुकी है। क्योंकि अगर ये रिसाइकल नहीं करेंगे तो उससे पोल्यूशन बढ़ेगा और पूरे ग्लोबली यहाँ पे हार्मफुल होगा। इसीलिए पूरी यहाँ पे इंडिया ही नहीं, पूरी वर्ल्ड जो है उसको पीएलआई स्कीम दे रही है कि आप ये चीजें करो। और अगर यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि हमने प्रोडक्ट देखा इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये अराउंड 45% रेवेन्यू जो उनका जाता है। उसका इंडस्ट्रियल देखेंगे तो यहाँ पे 28%, स्टील में देखेंगे तो 18%, और बाकी के जो हमने देखे जैसे कि रबर मैट वगैरह जो है वो अराउंड 8%, ऐसा जो है उनका प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे हमें पोर्टफोलियो देखने को मिलता है। और जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो है टीना रबर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी है। कंपनी का नाम सुन के छोड़ मत दीजिए, बिकॉज ऑफ इसके और भी कुछ की ड्राइवर्स है, उसके बारे में भी इन डेप्थ बात करने वाला हूं, जिससे कि आपको कन्विक्शन हो पाए। जी हाँ दोस्तों इन सभी प्रोडक्ट से हमें पता चलता है कि कंपनी का R&D जो है वो कितना इफेक्टिव है ना। कंपनी यहाँ पे जो हम देख रहे थे ये इंफ्रास्ट्रक्चर से यहाँ पे डिपेंड नहीं रही है। अगर आप सोच रहे होते तो कंपनी यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, इंफ्रा पे डिपेंड रहते, तो बाकी के जो वर्टिकल्स है, गवर्नमेंट चेंज हो गई, उनके ऑर्डर्स यहाँ पे कैंसिल हो गए या फिर डिलाइन हो गए, तो वो बाकी के वर्टिकल्स पे भी यहाँ पे ग्रो कर सकती है। और ये सभी की डिमांड जो है वो कंटिन्यूसली बनी रहने वाली है। इससे पता चलता है कि कंपनी का विजन क्या है। और यहाँ पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी कहाँ कहाँ पे फैली हुई है, कहाँ कहाँ पे उनके प्लांट है, कहाँ कहाँ पे यहाँ पे सोर्स जो है वो टायर एक्वायर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए तो ये जो है वो ओवरसीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। यहाँ पे देखिए पूरी इंडिया में यहाँ पे ये जो है वो अराउंड 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होती हुई दिख रही है, और ये की ओमान में एक है। टोटल 6 फैसिलिटीज हमें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। और ये जो आपको ब्राउन कलर की दिख रही है, यहाँ से कंपनी जो है वो टायर एक्वायर करती है, तो जो वेयर एंड टेयर टायर है वहां से एक्वायर करती है। ये जो है वो उनके प्लांट कहाँ कहाँ पे, ये भी यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे बताया गया है। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, इनका विजन 2027 जो है बहुत ही प्रॉमिसिंग है। उनका अभी का रेवेन्यू क्या है, आगे कितना रहेगा, उनका अभी का आरओसी क्या है, बाद में कितना रहेगा, उनके अभी के लोकेशन कितने हैं और बाद में कितने रहेंगे, रेवेन्यू का सीएजीआर कितना रहेगा, ये सभी चीजें उन्होंने बाय पेपर यहाँ पे दी हुई है। इबिटा मार्जिन कितने रहेंगे, अभी कितने हैं, जो कि 17%, बाद में 18%, ये सभी जो विजिबिलिटी है, टारगेट रखे है कंपनी ने कि किस तरह से जाने वाली है। इसके लिए दोस्तों अगर यहाँ पे मार्जिन बढ़ाने हैं ना, इबिटा मार्जिन, तो उनको खर्चे कम करने पड़ेंगे। और खर्चे कम करने के लिए उन्होंने प्लानिंग क्या की है वो इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, कंपनी का मार्जिन जो है वो कैसे बढ़ेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे Q1 के अपडेट्स के कैपेक्स के बारे में जानना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड 48 करोड़ का कैपेक्स यहाँ पे 525 के लिए उन्होंने लाया हुआ है, और उसमें से अराउंड 28 करोड़ जो यहाँ पे यूज करने वाले, उसमें से पहला जो है उनका सोलर प्लांट का सेटअप होने वाला है यहाँ पे वाड़ा में, जो कि यहाँ पे कंपनी की खुद की इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो खुद ही पूरा कर सकते हैं। उसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेंसेस है वो कम हो गया और मार्जिन बढ़ेंगे। उसके बाद में इंक्रीज द क्लम्पिंग कैपेसिटी शाल बी ऑपरेशनल फ्रॉम द Q3 से यहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएगी। एमआरपी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए उन्होंने Q2 का टारगेट रखा है। पावर लोड एनहांसमेंट के लिए भी उन्होंने चेन्नई प्लांट में टारगेट रखा है। और उसके बाद में ये भी जो कि बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वराला में, वो भी Q3 का टारगेट रखा है उन्होंने, जो कि एक्सपेंशन में आते हैं। दोस्तों और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कंपनी के सीएजीआर ग्रोथ देखिए, जो कि सेल्स ग्रोथ जो वो डबल डिजिट में अराउंड 30-40% पे है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 3 साल में 597% की, और पिछले 3 साल में यहाँ पे सीएजीआर देखेंगे तो 228% का सीएजीआर कंपनी यहाँ पे अपने इन्वेस्टर को देते आ रहे हैं। और आरओई भी देखेंगे यहाँ पे डबल डिजिट में होते हुए देख रहे हैं, यानी इतना फिनोमिनस परफॉर्मेंस कंपनी यहाँ पे दिखा रही है। और उसी तरह से कंपनी दिखा सकती है क्योंकि उसके उसी तरह से कंपनी के फ्यूचर प्लान भी है। क्यों है, उसके लिए अगर उसके फंडामेंटल्स देखेंगे दोस्तों जितनी अच्छी पास्ट हिस्ट्री है ना, उतने अच्छे कंपनी के फंडामेंटल्स आपको दिखेंगे, जो कि प्रॉमिसिंग करते हैं आगे की इसी तरह की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो है वो रह सकती है। मार्केट कैप देखिए, अभी भी ये स्मॉल कैप कंपनी है, और कितना भाग्य हमने देखा है कि पिछले 3 साल में 200% के रिटर्न कंटिन्यूसली जनरेट कर रही है। यहाँ पे आरओसी आरओई डिसेंट है, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ वो तो बहुत ही डिसेंट है। सेल्स ग्रोथ से कोई ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ है, बिकॉज ऑफ कंपनी उसी ऐसे सेगमेंट में काम कर रही है जो मार्केट लीडर है। डेप्ट टू इक्विटी देखें तो वो भी मैनेजेबल डेप्ट के साथ में चल रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे वैल्यूएशन की बात की जाए तो इंडस्ट्री के पी के साथ साथ इसका पी चल रहा है, यानी अभी भी कंपनी अंडर वैल्यूड है, बिकॉज ऑफ दोस्तों इसके अर्निंग्स बहुत ज्यादा है।
यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो कंपनी बाय 2020 में 9 रुपीज पे ट्रेड कर रही थी वो अभी 15 to 1600 पे ट्रेड कर रही है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कंपनी जो है वो 2000 तक जा चुकी थी। लेकिन इतना होने के बाद में भी इसके पी के बारे में देखें तो पी बहुत नीचे आया हुआ है, बिकॉज ऑफ दोस्तों इसका यहाँ पे ग्रोथ ड्राइवर जिस तरह से कंपनी यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रही है। बैलेंस शीट की बात की जाए तो बैलेंस शीट भी बहुत ही डिसेंट यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं, जो कि रिजर्व कंपनी के कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, स्मॉल कैप कंपनी है। और बोरेक्स कंपनी की बढ़ेगी क्योंकि जिस तरह से कंपनी एक्सपेंशन करने जा रही है, नए नए प्लांट डालने जा रही है, उसी तरह से कंपनी के बोरिंग जो है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर अर्निंग बढ़ रही है तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बोरिंग्स में दिक्कत वाली बात है। उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो एक अच्छी साइन होती है, ये भी अच्छी साइन है। यहाँ पे कंपनी कंटिन्यूसली कैश जनरेट कर रही है। और अगर यहाँ पे आते हैं ये इन्वेस्टर पैटर्न पे, तो यहाँ पे इन्वेस्टर पैटर्न में देखिए, यहाँ पे प्रमोटर जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे अपना होल्डिंग जो है वो जमाए बैठे हैं। और एफआईआईज और डीआईएस, एफआईआईज भी अपनी एंट्री जो ले चुके हैं और थोड़ी बहुत तो होल्डिंग बनाई हुए, डीआईएस थे निकल गए, डजेंट मैटर। और पब्लिक की होल्डिंग देखें तो अराउंड 26% है। लेकिन पब्लिक में अगर डी डाइव नहीं करते तो यहाँ पे नीचे आते तो कोई अगर ये इन्वेस्टर हमें देखने को मिलते हैं क्या, या यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ एस इन्वेस्टर भी है। यहाँ पे 2%, यहाँ पे 1%। डॉली खन्ना जो है उन्होंने भी अराउंड 1% का स्टेक यहाँ पे होल्ड करके रखा है। सो दोस्तों इन सभी चीजों से मुझे लग रहा है कि टीना रबर इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी है। इसके बारे में आपने सोचना चाहिए, आगे स्टडी करना चाहिए। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड एक लग्जरी स्टॉक चाहिए जो कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और लग्जरी फ्लैट और रेसिडेंशियल हाउसेस बनाते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं वहीं पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।